मैंने बताया था नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन क्या था उसके बारे में बताया था। तो नेपोलियन ये काम किया था कि गरीबों के लिए, उसके हक के लिए लड़ा था, ये बताया था। साथ ही साथ उसने बहुत सारा काम भी किया था, जैसे कि सड़क बनवाना, पंचायतें बनाना, या बोल सकते हैं कि उसके कर को कम करना या टैक्स को, ये सब जितना था ये सारे काम को किया था कौन? नेपोलियन। और साथ साथ में हमने ये भी बताया था कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति लड़ने की भावना होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लड़ता है वो अपने देश के लिए, वह क्या कहलाता है? राष्ट्रवादी। और ये फ्रांस का राष्ट्रवाद हुआ था 1789 में। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि वहां के राजा जो था निरंकुश था या दुराचारी था। निरंकुश दुराचारी कहने का मतलब ये हो गया कि राजा वहां पे लोगों पर बोल सकते शोषण कर रहा था, गरीबों पर क्या कर रहा था? अत्याचार कर रहा था। तो ये ऐसे राजा को हम लोग क्या बोलेंगे? पापी या निरंकुश बोल सकते हैं या दुराचारी बोल सकते हैं, ऐसे राजा को। तो नेपोलियन के पिछले बातों को थोड़ा सा देखते हुए हम लोग चलते हैं। तो कुछ और भी राष्ट्रवादी उभर के आए थे नेपोलियन के साथ में, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, राष्ट्रवादी के विकास में सहायक तत्व। सहायक तत्व का मतलब ये हो गया कि जो अपने देश के बचाने के लोग आए ना सामने, लोगों को जागरूक करने के लिए, उसको हम लोग सहायक तत्व बोल सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति आया था, जैसे कि यहाँ पे लिखे रूमानीवाद, और देन आपका है उदारवादी, और थर्ड में आपका यहाँ पे लिखे कहा गया? अर्थार्थवादी। ये तीनों का सोच अलग अलग था। ठीक है, था फ्रांस में ही, लेकिन तीनों का सोच का था अलग अलग। किसके लड़ाई लड़ रहे हैं? तो ये अपने देश के लिए, फ्रांस के लड़ रहे थे, राजा से छुटकारा पाना चाहते थे, ऐसा था। और ये बात था, नेपोलियन तो जब बोल सकते हैं इन लोगों को आजादी दिला चुका था, ये मरा था, क्या बोलते हैं, एक राजा था लुई 16वां, जब मरा था, तो वो मरने के बाद नेपोलियन राजगद्दी पे बैठा। नेपोलियन बैठा तो वहां पे बहुत सारा कानून बनाया, लेकिन अपने ही देश में ये कानून बना रहा था, वहां तक तो सीमित था। लेकिन फ्रांस में ठीक ठीक ठाक कानून बना था। लेकिन इससे, इसके जलन से ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस के जितना भी राजा था, उन लोगों के लगने लगा कि अगर नेपोलियन यहाँ पे चल आता है तो हमारे राज्य पे भी काची कर लेगा, कब्जा कर लेगा, हमारे देश पर भी क्या करेगा? कब्जा। तो ऐसा बात लोगों में उमड़ कर आई, बोल सकते लोग सोचने लगे कि अगर हम लोग एक नहीं होते हैं तो नेपोलियन हम लोग का राज्य यहाँ से छीन लेगा। तो उसी के वो चक्कर में चपा दो तीन देश ऐसे थे जो आपस में मिल गए, और नेपोलियन को आखिर हारना पड़ा। लेकिन नेपोलियन को हारने से ये मत समझिए कि जो बोल सकते राष्ट्र जो पनप रहा था यहाँ पे फ्रांस में, वो खत्म हो जाएगा। नहीं, और भी अच्छे अच्छे बोल सकते राष्ट्रवादी पनपे, जो अपने देश की लड़ाई लड़ रहे थे। जो पहला आपका आ रहा है यहाँ पे, रोमानीवादी। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, रोमानीवाद उसे बोल सकते हैं जो व्यक्ति लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगा रहा था, गा बजा कर। जैसे कि गली मोहल्ले में जाते थे, जैसे कि कुछ दिखा दिया, मदारी दिखाया, या लोग गाना गाकर दिखाते थे, या बोल सकते पोस्टर चिपका के बताते थे राजा के बारे में कि राजा ऐसा है, बुरा काम कर रहा है, लोगों को देखता नहीं है। तो ऐसे काम को अगर बोल सकते गली मोहल्ले में दिखाता था लोग जाकर, बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से, तो उसको हम लोग रोमानीवादी कहते थे। उस व्यक्ति को कैसे बोलते थे? रोमानीवादी। मानते कि हम लोग में से कोई व्यक्ति गया किसी गांव में, राजा के बारे में बताना है, तो ऐसे सामने से नहीं बोलता था, उस कहानी के द्वारा, उस नाटक के द्वारा बताया जाता था कि राजा कैसा काम कर रहा है, इस कहानी को सुनो और अपने से जागरूक हो, अपने देश को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को बचाओ। तो इस तरह के व्यक्ति लोगों में भावना को कैसे करता, जगा रहा था कि तुम अपने राजा से क्या करो, लड़ो। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग रूमानीवादी बोलते हैं। रूमानीवादी कहिएगा उसे कि हम वैसे व्यक्ति को रूमानीवादी कह सकते हैं जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना सांस्कृतिक रूप से जगा रहा था, उसे रूमानीवाद कहते हैं। क्या बोलेंगे? रूमानीवाद। जैसे मदारी दिखाकर हो गया, एक एग्जांपल बताए ना। और भी बोल सकते हैं, पोस्टर चिपका कर लोगों को बता रहा था कि राजा ऐसा है। तो ये पहला की सोच था, पहला व्यक्ति का, बोल सकते इसमें जितने भी ग्रुप का आदमी थे रूमानीवादी, ये पहला व्यक्ति का समूह था जो ऐसे लोगों को बता रहा था। आगे लिखता है उदारवादी क्या है। तो उदारवादी बोल सकते, उसे बोल सकते, इसमें भी व्यक्ति है, ये कैसे लोगों में जगाए राष्ट्रवाद की भावना, उजरा देखिएगा। लिखता है कि उदारवादी लैटिन शब्द लीवर से बना है। उदारवादी जो शब्द है, उदारवादी जो शब्द है, किससे बन गया? लीवर से। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता, यानी कि आजादी। आजादी पर बल देते थे इन लोगों, यानी कि इसमें जो व्यक्ति था ये स्वतंत्रता पर बल देते थे, आजादी चाहते थे कि हम किसी के कब्जे में ना रहें। तो ऐसा बल दिया था किन्होंने? उदारवादी लोग।
इसका कहना ये भी था उदारवादी का, इन लोगों का कहना था कि कानून के समझ लिख दिए, कानून के समझ समानता पर बल दिया। समानता का मतलब समझिए कि लोगों को एक समान देखा जाए, लोग के एक समान देखे, एक समान कर लगाए, एक समान टैक्स लगाए, और एक समान जितना भी बोल सकते नियम कानून बनता है ना, सबको एक समान बांटा जाए। ये कहना था उदारवादियों का, इन लोगों का ऐसा सोच था। आगे यहाँ पे लिखता है कि निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ थे, यानी कि जो राजा का राजा बेटा बोल सकते राजा बन जाता था, फिर उसका बेटा राजा बन जाता था, ये जो नियम था ना, इसको समाप्त करना चाहते थे ये लोग, उदारवादी लोग। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हमारे कंट्री का, शायद समझ पीएम नरेंद्र मोदी है, तो उसका बेटा या बेटी या कोई भी बने, लेकिन बनेगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं। लेकिन ऐसा जो कानून था वो सबसे खतरनाक था, क्योंकि वो कहे लंगड़ा कि लूल्हा होगा कि अंधर होगा तय ओकरा राजा बना देगा, काहे को राजा का बेटा है। तो ऐसा जो नियम था उसको समाप्त करना चाहते थे ये लोग, उदारवादी लोग। कि वही बोलता है कि निरंकुश जो शासन राजतंत्र चल रहा था उसको समाप्त करना चाहते थे, वो खराब था। आगे लिखता था कि संविधान बनाना चाहते थे। संविधान का मतलब एक कानून बना था, कानून ऐसा बना था कि गरीबों के लिए क्या करे, देखे, गरीबों की सुनाई हो, ऐसा कानून बनाना चाहते थे ये उदारवादी। सवाल आपको बोर्ड में कैसे आएगी कि रोमानीवादी से आप क्या समझते हैं या रोमानीवाद है क्या, तो ऐसे बोल सकते हैं, रोमानीवादी से हम यह समझते हैं कि यह व्यक्ति फ्रांस के थे जो लोगों के मन में लोगों को सांस्कृतिक रूप से गा बजाकर गीत के द्वारा या मदारी के द्वारा लोगों को क्या करते, जागरूक करते थे, जगाते थे, ऐसा काम करते थे, उसे हम लोग क्या बोलते थे, रोमानीवादी। सांस्कृतिक ये वर्ड से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे लिखता है कि उदारवादी क्या है, तो सर उदारवादी शब्द है, ये लैटिन लीवर से निकल कर आया, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता, आजादी। और भी लिखता है कि यहाँ पे ये लोग स्वतंत्रता पर बल देते थे, ये कानून के समझ यानी कि समानता की बात करते थे, सब एक समान हो, ऐसा इन लोग काम करते थे। और इन लोग का काम क्या था कि निरंकुश बोल सकते, जो शासन चलता रहा था उसके खिलाफ थे, यानी कि उसको हटाना चाहते थे कौन, ये सब, कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। आगे ये भी बात था कि प्रतिनिधित्व पर बल देते थे। प्रतिनिधित्व कहने का मतलब ये हो गया कि लोग, जनता अगर वोट देकर राजा को चुने तब अच्छी बात है, और यदि बोल सकते राजा के राजा डायरेक्ट बेटा बोल सकते उसका बेटा राजगद्दी पर बैठ गया, तो ये तो गलत है, वो तो मनमानी करेगा फिर, कि हम जो कहेंगे आपको सुनना पड़ेगा। तो ये जो नियम था वो हटाने का काम कर रहे थे ये लोग, उदारवादी लोग, ये वाला सिस्टम का ही करें, हटा दीजिए, ठीक है। तो ऐसा बात, तो वोटिंग के द्वारा राजा को चुना जाए, ऐसा उन लोग चाहते थे कि वोट हम लोग उस व्यक्ति को दे जो अच्छा हो, अपने देश के लिए अच्छा काम करे। आगे लिखता है मुक्त व्यापार लाना चाहते थे। मुक्त व्यापार कहने का मतलब ये हो गया कि कहीं पे कोई व्यक्ति गरीब हो या बोल सकते किसान हो, कहीं पे व्यापार करने के लिए जाता था ना, तो उस पे मनमानी टैक्स बढ़ा देता था, कर लगा देता, कर देता था। जैसे कि यहाँ पे हमारे मार्केट आज भी लगने वाली सुख बाजार एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बोल सकते हैं भले ही आपको नहीं पता चले, लेकिन 10 रुपया 20 रुपया वहां पे टैक्स लग रही है, जो सामान वस्तु बेचता है ना उस पे लग रही है। लेकिन ऐसा टैक्स ठीक है, लेकिन कोई आपके यहाँ पे जबरदस्ती करे कि हमको इतना चाहिए टैक्स, तो ये काचे होगा, गलत होगा। तो ये मुक्त व्यापार नहीं हुआ। मुक्त व्यापार कहने का मतलब सबको एक समान मानिए, 10 रुपया इससे ले रहे हैं तो 10 रुपया उससे भी लेना पड़ेगा आपको, तो ये हो गया मुक्त व्यापार का मतलब। और यही चाहते थे कौन, ये सब उदारवादी, हाँ, जो कि फ्रांस के ये सब थे। और भी चाहते थे व्यापार में राजकीय नियंत्रण चाहते थे, यानी कि व्यापार में राजकीय नियंत्रण का मतलब ये हो गया कि एक राज्य बने, एक देश अच्छा हो जिसमें राजा अच्छा हो और वो अपना कंट्रोल में सभी रखे, यानी कि टैक्स लगाना या बोल सकते हैं गरीबों को देखभाल करना, या बैंकिंग का काम हो या संचार का काम हो, तो ये सब अच्छा से देखने का बोल रहा है कि ये सब सारा व्यापार का जो नियम है वो किसके हाथ में जाना चाहिए, राज्य के, किसके, राज्य के। तो ये कंट्रोल यानी कि नियंत्रण चाहते थे ये लोग। आगे ये भी लिखा है, यहाँ पे गया ना, प्रेस की आजादी चाहते थे इन लोग, उदारवादी जो था व्यक्ति, ये सब प्रेस की आजादी चाहते थे। जैसे कि राजा या कोई काम गलत करता है तो उसको छापने का अधिकार होना चाहिए। मान लेते कोई राजा गलती किया, किसी को सताया, किसी की जमीन या कहीं पे कुछ भी हमला करवा दिया या कुछ अटैक करवा दिया, तो ऐसा बोल सकते काम दबना नहीं चाहिए, लोगों में जाना चाहिए, जनता सुने। तो प्रेस का यही आजादी होना चाहिए कि छापने की अनुमति हो, यानी कि गरीब व्यक्ति छाप नहीं सकता तुम्हारे बारे में, तो अमीर है का नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो इसके हक के लिए लोगों ने चाहा कि प्रेस की आजादी होना चाहिए, वो कुछ भी छापे लेकिन अच्छा छापेगा। प्रेस का मतलब समझते हैं कि
सभी के बोल सकते जो भी बचा कुचा गला दबा रहता है उसको उखाड़ के लेके चल आता है, सबके सामने दिखाता है, मीडिया के सामने दिखाता है कि नहीं। तो वही बोलता था यहाँ के कि जो फ्रांस में हो रही है कमी, जो लोगों का शोषण हो रहा था उसको दिखाना चाहते थे प्रेस के द्वारा। वही आजादी मांग रहे थे कौन? उदारवादी लोग मांग रहे थे। ये दूसरा व्यक्ति था, दूसरे सोच के लोग थे। तीसरा सोच के लोग देखिए क्या बोलते हैं। तीसरा सोच के लोग थे अर्थार्थवादी। इनका भी कहना था, ये सेम टू सेम सोच था किसके जैसा, देखिए लिखा होगा, ये मुक्त व्यापार चाहते थे, इसका मतलब इसी के जैसा इसका सोच था अर्थार्थवादी का, है ना जी। ये भी मुक्त व्यापार चाहता था, ये भी क्या चाहता है? मुक्त व्यापार चाहता था। तो इसका सोच और इसका सोच दोनों का मिलता जुलता था। साथ साथ में ये भी बोल रहा है कि ये व्यापार में राजकीय नियंत्रण लाना चाहते थे, जो कि ये भी बोला था। तो इसका सेम टू सेम बात ये भी कर रहा था। तो बताओ ये दोनों, ये अलग ग्रुप के था, ये भी कज था, अलग ग्रुप के था। अब दोनों का सोच मिलता जुलता था। अब बताओ एक बल दूसरे बल से अगर मिल जाएगी तो बताओ अच्छा रहेगा कि नहीं? अपने राजा से लड़ पाएगा अच्छा तरीका से। तो इसका सोच मिलता था इससे। आगे लिखता है जालवे आइन क्या है, ये तो आपको बोर्ड में पूछेगी। ये जो है आपका जालवे आइन क्या है वो जरा सुनिए। पूछेगा किससे क्वेश्चन कि जालवे आइन कैसी संस्था है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जालवे आइन एक संघ है या संस्था है जिसमें मुक्त व्यापार को लाना है, गरीबों को व्यापार को अच्छे तरीका से करवाना चाहता है। ये ऐसा संघ संस्था बनाया गया, जैसे कि एक व्यक्ति है जहां पे बैठक होती है, वहां पे ये बोला जाता है कि क्या व्यापार में कमी है, कौन कहाँ वस्तु कितना बेच रहा है। ये सारा जिम्मा किसके संस्था में जाएगा? जालवे के। ये तय करेगा कि बोल सकते हैं कि कौन कितना टैक्स लगाता है, कितना कर लगेगा, ये सारा तय कौन करता है? जालवे ये संस्था करेगी। इसमें पहली बात मैंने लिखा कि लिखना इसके बारे में तो यह लिख सकते हैं, जो सुनिएगा। यह एक संघ था या संस्था था जो गरीबों के लिए व्यापार के लिए था। किसके लिए? व्यापार के लिए। आगे लिखता है ये प्रसा द्वारा बनाया गया था। प्रसा एक देश है यूरोप में, उसके द्वारा बनाया गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगी कि जालवे जो संस्था थी किसके द्वारा बनाया गया, तो प्रसा के द्वारा बनाया गया। और ये कैसी संस्था थी? तो एक संघ या बोल सकते संस्था थी जालवे। और भी पूछेगा कि ये कब बना, तो ये बना था 1834 में बना। और भी लिखता है कि ये शुल्क संघ था। शुल्क संघ कहने का मतलब ये हो गया कि ज्यादा इस पर टैक्स थोपने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, जबरदस्ती किसी से कर नहीं सकता था। जितना बोल सकते उसका बेचने की क्षमता है, जितना व्यापार कर सकता है उसी के हिसाब से वो टैक्स देगा, ठीक है। और नहीं तो टैक्स तय किया जाएगा इसमें, इस संस्था में। जो 5 रुपया हो तो 5 रुपया, चाहे वो ज्यादा बेचे और चाहे तो कम बेचे, उसको 5 रुपया क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो ये टैक्स नियत रखता था इसमें। और भी बोलता लिखता है यह जो संस्था थी यह बात करती किसके लिए? यह व्यापारी के हित के लिए। हित मतलब उसके हक के लिए बात करता कौन? जालवे राय। जहाँ की मीटिंग यहाँ पे होता था इस संस्था में, तो वहां पे केवल अमीरों की सुनता नहीं था, ये गरीबों के केवल सुनता था कि गरीब बोल सकते हैं उस पर कितना टैक्स लगे, ये सारा बात इसके जिम्मे में जाता था। तो वही लिखा है कि यह व्यापारी के हित के लिए, हित की रक्षा के लिए बना था, है ना। आगे लिखता है उदारवादी की पुनर्स्थापना। ये टॉपिक दिल दहलाने वाली है, थोड़ा सा समझिएगा। मैंने बोला था नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन बोल सकते हैं कि फ्रांस के राजगद्दी पर बैठा, ये लुई 16वां मरा था। लुई 16वां खतरनाक व्यक्ति था, दुराचारी था। बताइए कि थे कैसे मारा गया वो। उसके बोल सकते उसकी उसके मुड़ी को गिलोटिन पर चढ़ा के काट दिया गया था, और बोल सकते उसकी औरत को बोल फांसी दे दिया गया था। तो ऐसा काम किया गया था, तब ये जाकर लोगों ने आजादी चाहा, और आखिर में फ्रांस के राजगद्दी पर बैठा कौन? नेपोलियन। लेकिन नेपोलियन अपने ही देश को तो जीता, फ्रांस को जीता, साथ ही साथ दूसरे देश को भी कब्जा करना स्टार्ट किया। कब्जा नहीं कर रहा था, बल्कि वो जो बोल सकते गलत काम, दुराचारी काम हो रहा था ना, उस राजा को हरा कर वहां के राज्य को अपने कब्जे में ले रहा था नेपोलियन। लेकिन यही बात न ऑस्ट्रिया को जमा, न प्रसा को जमा, न रूस को, और कहा गया जी, 4 को देश लिखे होंगे, हाँ, ब्रिटेन को जमा। ये 4 देश को जमा ने बात कि अगर बोल सकते नेपोलियन मेरे यहाँ मेरे देश में चलाता है तो हमको भी हरा के अपने मेरे देश को क्या कर लेगा? अपने कब्जे में। तो इन लोग डर गया, और डरने के बावजूद से ऑस्ट्रिया, ये 4 देश एकजुट होकर आखिर में नेपोलियन को परास्त कर दिया, यानी कि हरा दिया युद्ध में। और वही युद्ध हारने के दौरान एक बैठक होती है, उस बैठक का नाम दिया गया वियना कांग्रेस, वियना संधि दिया गया। लिखे हम लोग कहां पे लिखे हैं, देखिए यही वाला ना है। इसी बैठक में बोल सके बात करेंगे क्या नेपोलियन को देना पड़ा, क्या हक की बात हुई थी।
यहाँ पे जरा सुनो पहले थोड़ा सा, यहाँ पे लिखता है रोमानीवादी की पूर्ण स्थापना। जैसे कि हमने बताया कि नेपोलियन नया नया कानून बनाया, गरीबों के लिए, हित के लिए बात किया। तो बताओ नेपोलियन जब हार गया युद्ध में, तब बताओ उसका नियम कानून रहेगा? नहीं। पहले वाला जो राजा था वो अपना मनमानी करेगा कि पहले जो नियम था ना वही वाला फिर से नियम लाया जाए, गरीबों को सताया जाए, टैक्स बढ़ाया जाए, जमीन को छीना जाए, ये सारा जो गलत काम हो रहा था ये फिर से वो लाना चाहता था। ये इस वादी के रूढ़िवादी का सोच था। तो वही बोलता है रूढ़िवादी की पुनः स्थापना। रूढ़ी हम लोग वादी उसको बोल सकते हैं जो पुराने सोच के हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी कैसा सोच था, पुरानी सोच थी, पहले जैसा चाहते थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 में। यानी कि रूढ़िवादी की पुनः स्थापना हुआ थी 1815 में हुआ था। लेकिन बाबू यहाँ पर लिखता है एक युद्ध हुआ था, वाटरलू युद्ध। ये कैसे हुआ पता चलेगी आगे। तो ये इस युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी, रूढ़िवादी की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं कि वियना की संधि किस से किया गया, यानी कि इसकी स्थापना कब हुआ? जब ये संधि हुआ था वियना की संधि, तब किया गया था इसकी स्थापना। और वियना की संधि क्यों हुआ ये मैंने अभी बताया कि चार देश मिलकर किसको हरा दिया था? नेपोलियन को हराया, बोनापार्ट को हराया, नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, फ्रांस को हराया। तब जाके ये संधि हुआ, बैठक हुआ कि ये चीज जितना तुम देश को अपने हक में लिए हो वो सबको वापस लौटा दो। ये बात क्या था? ये मेटरनिक किया था। मेटरनिक अभी आने वाला है, वो कैसा व्यक्ति पता चल जाएगा। देखिए एक संधि का नाम देते हैं। इस टॉपिक को भी बोल सकते आप लोग, लिखिए यहाँ पे भी आएंगे। यहाँ पे ये बताता है नेपोलियन के बारे में। लास्ट टॉपिक वियना कांग्रेस था और वियना संधि था। वियना संधि ये बता रहा था कि वियना संधि में बैठक जब हुआ था तो बुलाया गया था किसको? ये नेपोलियन को बनाया गया, फ्रांस के राजा को बुलाया गया था। उसको जब यहाँ पे बुलाया गया फ्रांस के राजा को, तो उसमें बहुत सारी मांग भी किया गया। ये न कि केवल बुला के छोड़ दिया गया। पहला मांग ये रखा, अभी मैंने एक व्यक्ति शख्स का नाम लिया था जो ऑस्ट्रिया का राजा था, मेटरनिक। मेटरनिक था जो बोल सकते ऑस्ट्रिया का चांसलर का राजा था, वो मेटरनिक बोल सकते हैं। ये सारा भाग बोल सकते फ्रांस के द्वारा, यानी कि नेपोलियन द्वारा जीता गया जितना भाग था ना वो सभी देखो बांट के रखा यहाँ पे। पहली बात यहाँ पे लिखे कि जीता गया क्षेत्र को लौटाने को कहा गया, यानी कि नेपोलियन ने जितना क्षेत्र जीता था ना उसको सबको कच करने के लिए बोला, लौटाने के लिए बोला गया।
आगे बात ये भी लिखता है कि फ्रांस के चारों ओर घेरा लगा दिया, यानी कि पाबंदी। इस पे बोल सकते हैं नजर रखने के लिए, ये मेटरनी कहा कि यहाँ पे बोल सकते हैं ये लोग कुछ करे नहीं, तो इसके चारों ओर, फ्रांस के चारों सैनिक पाबंदी लगा दिया। कौन? मेटरनी। आगे लिखता है पराजित राजवंश की पुनर्स्थापना करवाया। पराजित कहने का मतलब यह हो गया कि जो राजा हारा था ना, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। नेपोलियन जितना राजा को हराया था, उस सभी राजा को राजगद्दी वापस लौटाने के लिए बोला ये मेटरनी कहा। कौन कहा? मेटरनी। यानी कि देखो, ये नेपोलियन था और ये मेटरनिक था। ये ऑस्ट्रिया के राजा है और ये फ्रांस का है। कहाँ का? फ्रांस का। और ये ऑस्ट्रिया का। तो ये बोला, मेटरनिक बोल सकती, संधि में बोला, मेटरनिक बोला कि तुम जितना बोल सकते फ्रांस के अलावा और देश को जीते हो और राजा को हराए हो, उस सभी को राजगद्दी का कर दो, वापस कर दो, वापस लौटा दो। वो अपना अधिकार करेगा, अपना चलाएगा, जिस तरीके से चल रहा था वैसे पहले चलाएगा। लेकिन ये सब लौटा दिया मेटरनी के कहने पर। तो वही बोलता है पराजित राजवंश की पुनर्स्थापना किया, पहले जैसा कानून चला रहा था वैसी कानून चलेगा। आगे बात लिखता है कि ब्रिटेन को क्या मिला? तो केप ऑफ गुड एक जगह है, एक बोल सकते तट है, और इसमें बोल सकते हैं एक मालवा, गोलेड और आर्मेनिया, ये सारे क्षेत्र को जीता था कौन? नेपोलियन। नेपोलियन जीत चुका था, तो ये सारे क्षेत्र पर कब्जा किसका? ब्रिटेन का हो गया। किसका हो गया? ब्रिटेन का। और रूस किस पे कब्जा कैले है? पोलैंड। यानी कि सब भाग को जितना जीता था ये नेपोलियन, सब अपना अपना बोल सकते हैं कि बांट रहा है। पोलैंड को क्या, रूस को क्या मिल गया? पोलैंड मिला। ब्रिटेन का इतना मन जगह मिल गई, ये भी खुश बेचारा। और देखें तो मेटरनिक का अधिकार इटली पर था। किस पे था? इटली। कहा कि इटली सबसे अच्छा बोल सकते जगह था, इसलिए इटली पर अधिकार कौन किया? मेटरनिक किया। तो ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्टिव कि बिना संधि के द्वारा मेटरनिक अधिकार किस पे किया था? इटली पे किया था। और अभी ये भी पूछेगा कि रूस का अधिकार किस पे था? पोलैंड पे। ये तो बेचारा कुछ भी नहीं करेगा। आगे लिखता है कि जर्मन में भी बोल सकते हैं, जर्मन जो बड़ा संघ था, कंट्री, उस पर भी अधिकार जमाया था कौन? ये कहा गया? मेटरनिक जमाया था। अब बताओ, एक राजा हम इटली के बन गए और फिर हम ऑस्ट्रिया के भी हैं, और बताओ जर्मनी के राजा कैसे बनेंगे हम? तो देखो जर्मनी का राजा कैसे बना। फिर कह रहा था कि जर्मनी में ई जाकर खुद से राजा नहीं बना, ये था ऑस्ट्रिया में कंट्रोल कर लिया था इटली को भी। कंट्रोल किसको के लिए था? इटली को। मेटरनी ऐसा किया था कि इटली को भी अपने बस में के लिए था, साथ साथ चाह रहा था कि जर्मनी भी हमारे हिस्सा में रहे। तो ये क्या किया कि वहां के जो व्यक्ति था, अपने द्वारा जो भेजा गया नेता, राजा भेजा गया, उसको बोला कि तुम वहां पे राज करो और हम यहाँ से जो कहेंगे वो नियम आपको मानना पड़ेगा। ये कितना चालाक था। राज्य बोल सकते दूसरा कोई चला रहा है, लेकिन कानून के कर थोपल है मेटरनी का था। हाँ, तो इसके कंट्रोल में जर्मनी भी था, जर्मनी राष्ट्र संघ भी था। तो वही बोलता है कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कर रहा था, प्रत्यक्ष जाकर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रिया में रह के वहां पे जितना नियम कानून था सबको अच्छी कर रहा था, चला रहा था। हाँ, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चला रहा था। आगे लिखता है प्रसा को फ्रांस की पश्चिमी सीमा मिला। बेचारा एगो देशों नहीं ले पाया। ये कौन? प्रसा। प्रसा भी था ना मीटिंग में। हाँ, तो ये भी बोल सकते प्रसा को केवल बोला कि फ्रांस के तू पश्चिम वाला भाग ले ले, उतना ही तू अपना राज चलावेगा। ठीक है, तो ये फ्रांस का पश्चिम का भाग मिला था इसको। और तो दोस्तों आप लोग भी बताते हैं कि आप अब मिलते हैं थर्ड वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।